हाय गाइस, सो दिस इज सौरभ कुमार नायक। वीडियो को शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट कीजिए जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ताकि मुझे पता चले कि मैं तो पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कि नहीं। ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। अभी का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 हमारा क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 71, इसका आंसर भी मैंने दिखा दिया। तो व्हाट इज द मिनिमम बोनस एज पर बोनस एक्ट? बोनस अधिनियम के अनुसार न्यूनतम बोनस क्या होता है? तो न्यूनतम बोनस कहने का मतलब होता है कि मिनिमम एक देना होता है कंपनी को। तो मिनिमम बोनस जो होना चाहिए विच इज 8.33, उसके ऊपर वो कितना भी दे सकती है। नॉर्मली आपने देखा होगा, अगर हम भिलाई स्टील प्लांट की बात करें, बीएसपी की बात करें या किसी और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग की बात करें, तो दीपावली के टाइम पे हमको थोड़ा सा बोनस देखने को मिलता है हर किसी की सैलरी पे। तो मिनिमम जो बोनस होना चाहिए विच इज 8.33, उसके आगे उससे एक्स्ट्रा लोग दे सकते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ईशॉप? ठीक है, तो ESOP का फुल फॉर्म क्या है? तो ESOP का फुल फॉर्म जो है, ये स्किल ऑप्शन है या फिर स्टॉक ऑप्शन है या स्टॉक ओनरशिप है या फिर स्किल ओनरशिप है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी स्टॉक ओनरशिप। ठीक है, स्टॉक ओनरशिप। ईशॉप एम्प्लॉयज, जब यहाँ पे अगर एम्प्लॉयज होता ना, यहाँ पे एम्प्लॉयज, सो एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान होता है। ठीक है, स्टॉक ये वाला विकल्प सही हो जाता। ठीक है, अगर ये एस होता, फर्स्ट ऑफ के बाद एस होता तो लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे है एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो है एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय बोलने का मतलब होता है कि एम्प्लॉय के पास जो स्टॉक ओनरशिप होता है उसका प्लान होता है। ठीक है, वही इसका फुल फॉर्म, यानी कि ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नौकरी संवर्धन यानी जॉब इनरिचमेंट क्या होता है? ठीक है, मतलब किसी भी जॉब जो होती है उसमें इनरिचमेंट होती है। इनरिचमेंट मतलब क्या होता है? प्रमोशन होता है, सॉरी, पहला ये होता है समान कौशल सेट के साथ दूसरी नौकरी में जाना, मतलब एक कंपनी को छोड़ के दूसरे कंपनी में जाना। ठीक है, मतलब पेमेंट बढ़ाने के लिए जो जाते हैं वो। दूसरा है प्रमोशन यानी पदोन्नति। तीसरा है ट्रांसफर हो जाना, या फिर मौजूदा कार्य में कार्य और कर्तव्य को जोड़ना। ठीक है, देखिए ये जॉब, जॉब यानी कि होता है काम। जॉब मतलब क्या होता है? काम। किसी भी काम को अपन बोलते हैं जॉब। और इनरिचमेंट मतलब उसको बढ़ाना, मतलब काम को बढ़ाना इज नथिंग बट जॉब इनरिचमेंट। ओके, सो मौजूदा काम में कार्य को यानी काम को और कर्तव्य यानी कि ड्यूटी को जोड़ना इज जॉब इनरिचमेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन will be option D, adding tasks and duties to the existing job. Okay, again I'm asking you to like and share the video. Okay, question number 74, method of performance appraisal uses incident pertaining to the job। प्रदर्शन मूल्यांकन की किस विधि नौकरी से संबंधित घटनाओं का उपयोग करती है? ठीक है, सो ऑप्शन तो आपको दिख गया होगा। सही ऑप्शन आपका जो है वो है आपका गंभीर घटना, और ये है क्रिटिकल इंसिडेंट। ठीक है, आंसर भी आपको समझ में आया होगा। प्रदर्शन मूल्यांकन यानी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होती है, कौन सी इंसिडेंट होती है? गंभीर घटना, गंभीर घटना से संबंधित घटनाओं का उपयोग करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, फॉर्मल एंड डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ जॉब इज कॉल्ड। मतलब नौकरी का औपचारिक और विस्तृत विश्लेषण, औपचारिक भी है और विस्तृत विश्लेषण भी है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कार्य का विश्लेषण कहते हैं, परफॉर्मेंस का अप्रेजल कहते हैं, यानी उसके बाद है जॉब रोटेशन बोलते हैं, या फिर पॉइंट मेथड बोलते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला जाता है ये पूछा गया है। सो द ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। जॉब एनालिसिस कहा जाता है जब आप किसी के डिटेल्ड एनालिसिस करते हो, फॉर्मल और डिटेल एनालिसिस करते हो किसी के जॉब का। ठीक है, इट इज नथिंग बट जॉब एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 76, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19
ठीक है, AS 19 जब ऐसा स्टैंडर्ड बोला जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो ये आपका हो जाता है इंटरनेशनल AS। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 जो होता है वो आपका रिलेटेड किससे है? पट्टे से रिलेट करता है, लीज से, या डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से, या इंटेंजिबल एसेट से, या EPS से। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, लीज। ओके, ये उसका करेक्ट ऑप्शन है। इंटेंजिबल एसेट की आपकी बात आती है तो आप मुझे बताएंगे कि इंटेंजिबल एसेट का AS यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है, और EPS का भी आप बताएंगे। EPS तो आपको सबको याद ही होगा क्योंकि इतने बार पूछा जा चुका है आपके नॉर्मली जो एग्जाम होते हैं PGT लेवल के, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सब आपको करने की जरूरत है, बट आप बताएंगे मुझे। ठीक है, अलग से इसका मैं आंसर नहीं करूंगा, आप लोग इन दोनों के आंसर मुझे बताएंगे कि ये कौन से AS से जुड़े हुए हैं, इनके AS क्या है। ठीक है, इनके AS आप मुझे बताएंगे, और ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन जो है इसका AS है भी कि नहीं है, अगर है तो कौन सा है, ये आप मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 77 इज फुल फॉर्म ऑफ FIPB इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और ब्लैंक दिया गया, उसके बाद दिया गया बोर्ड। तो इस ब्लैंक पर्टिकुलर स्पेस में क्या आएगा? पैकेजिंग आएगा, पैकिंग आएगा, पब्लिक आएगा, प्रमोशन आएगा, या प्राइवेट आएगा। ठीक है, सो FIPB फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। सो द ऑप्शन C विल बी करेक्ट आंसर, FIPB। Question number 78 is our next question. Recent trends in foreign trade of India is और are, भारत के विदेशी व्यापार में हालिया रुझान है। तो अभी का जो इंडियन ट्रेड चल रहा है फॉरेन में, ठीक है, फॉरेन ट्रेड जो है इंडिया के, वो अभी किस तरह के हैं? तो व्यापार की मात्रा में वृद्धि हुई है। हाँ, वृद्धि तो हुई है क्योंकि लोगों की जरूरतें बढ़ी हैं, इसमें हमारे इंडिया का कोई कसूर नहीं है। व्यापार की मात्रा में वृद्धि हुई है, तो मात्रा देखो, चेंजिंग कंपोजिशन ऑफ ट्रेड ये और वॉल्यूम ऑफ ट्रेड दोनों में अंतर होता है, बट हिंदी में हमने करा तो दोनों में सेम ही आ गया। वॉल्यूम का मतलब होता है कि आप सामान ज्यादा भेज रहे हो। ठीक है, कंपोजिशन का मतलब भी होता है कि सामान ज्यादा भेज रहे हो, लेकिन उसमें कंपोजिशन बोलने का मतलब होता है क्या समझाऊं, चलिए ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट टाइम कवर करूंगा इस डिटेल वीडियो में। बट कंपोजिशन का मतलब भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, लेकिन सेम वो चीज जो होती है हिंदी में अगर अपन बात करें तो व्यापार की मात्रा की बात करें, कंपोजिशन की बात करें, चाहे वॉल्यूम की बात करें। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल ट्रेड, व्यापार की मात्रा में वृद्धि, अगेन मल्टी डायमेंशनल। तो मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है थोड़ा सा अलग होता है कंपोजिशन और वॉल्यूम से। मल्टी डायमेंशनल बोलने का मतलब होता है कि अलग अलग तरह की चीजें। पहले हम केवल स्पाइसेस पे डिपेंडेंट थे, उसके बाद हमने कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी अभी सेल करना स्टार्ट किया, जैसे कि कुछ बोट के ईयरफोन अगर आप ले लेंगे तो बोट का ईयरफोन हो गया, वो अभी आउटसाइड इंडिया भी बिकता है, बहुत अच्छा बिकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो केवल इंडिया में ही अपना फेम बना रहा है, बाहर भी अपना फेम बना रहा है वो। सो द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। और जैसा कि आपको देख रहा है हिंदी में तीनों का जो मीनिंग है वो तीनों के तीनों सेम निकल के आ रहा है। सो द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन। IRR टेक्निक इज यूज्ड फॉर। जो IRR टेक्निक होती है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो IRR का फुल फॉर्म क्या होता है पहले तो ये बता दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। जैसे जैसे आप वीडियो आगे देखते जाएंगे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे, आपके लिए भी क्वेश्चन रहेंगे, और ताकि आप थोड़ा सा उसको अंदर जाके पढ़े। और मैं फिर से बोलता हूँ, जब आप खुद से पढ़ते हैं ना तो वो आपके परमानेंट मेमोरी का पार्ट होता है, जब किसी चीज को सर्च करके पढ़ते हैं। अगर आपको आता है पहले ही, ये आपके परमानेंट मेमोरी का पार्ट है, तो आप मुझे कमेंट किया कर दीजिए। ठीक है, सो ऑप्शन ए डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में IRR का यूज होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में IRR का यूज होता है। वेंचर कैपिटल का IRR में यूज होता है, या फिर कैपिटल बस्टिंग का IRR में यूज होता है। सो हम सबको पता है इन्वेस्टमेंट, अच्छा ठीक है, इसको तो आपको बताना है। ठीक है, IRR, ठीक है, इसको आप बताएंगे। सो द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, कैपिटल बजटिंग। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स होती है, उसमें कैपिटल बजटिंग के अंदर तो IRR वहां यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 80 देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कौन सा विदेशी मुद्रा का एक विधि नहीं है? ठीक है, मेथड नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज, हाँ बिल्कुल, आप बिल ऑफ एक्सचेंज डालते हैं
बिल ऑफ एक्सचेंज डालते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज लेटर ऑफ क्रेडिट। तो हाँ, लेटर ऑफ क्रेडिट भी होता है। हुंडी, हुंडी तो आप जानते हैं कि ये एक इंडियन इंडियन क्रेडिट वो है, ठीक है, ये इंडियन है तो देसी है अपना। उसके बाद है टेलीफोनिक ट्रांसफर, सॉरी टेलीग्राफिक ट्रांसफर, हाँ ये भी होता है। सो द ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, कि यहाँ पे जो है एक विधि नहीं है। ये जो नहीं है ये आपका हाईलाइट हमेशा करना चाहिए आपको जब पूछा जाता है क्वेश्चन। तो नहीं है कौन सी, हुंडी, ठीक है। द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड वॉज रिप्लेस्ड बाय, तो टैरिफ और व्यापार पर समझौते, सामान्य समझौते को प्रतिस्थापित किया गया था। जब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये आ रहा है जी ए टी और ये टी, तो इट इज नथिंग बट गेट, ठीक है, जी ए टी टी, ठीक है। इसको रिप्लेस किससे किया गया था, ये आपका क्वेश्चन है। इसको रिप्लेस किया गया था किससे, तो ऑप्शन किधर गया भाई, ऑप्शन ए WTO विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन बी MTA, और ऑप्शन बी IBRD, ऑप्शन डी IMF। अब इस पर्टिकुलर ऑप्शंस में ही एक दो क्वेश्चंस इसमें आपको निकल के आते हैं। पहली बात तो गेट को किससे रिप्लेस किया गया था, इसका आंसर आप लोग मुझे करेंगे, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमने इसको 11th में पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, 11th में, और तब से हमको याद है कि नहीं है ये आप मुझे बताइए। और इस ऑप्शंस में एक क्वेश्चन है, ट्विन ब्रदर किसको कहा जाता है, ठीक है, ट्विन ब्रदर्स जो होता है वो किसको कहा जाता है। और ये एक और क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड बैंक जिसको बोला जाता है वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक किस बैंक को कहा जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक ऐसा क्वेश्चन है, एक ऐसा ऑप्शन है जिसको हम वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं, तो किस पर्टिकुलर बैंक को वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, ठीक है। ये आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शंस में ही कई क्वेश्चंस निकल के आ जाते हैं जो नेक्स्ट टाइम हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं दे पाते, दैट्स व्हाई हमको लगता है कि यार क्वेश्चन कहाँ से आ गए, अभी तक तो नहीं पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 82 है, हमारे देश के विदेशी मुद्रा भंडार के मुख्य घटक कौन से हैं। तो हमारे देश का विदेशी मुद्रा का भंडार जो है उसमें क्या आता है, तो RBI के पास विदेशी मुद्रा, हाँ भाई ये बात तो सही है। सरकार के पास स्वर्ण भंडार, ये भाई ये तो हमारा ही है, ये तो हमारा ही है, ये तो नहीं आता। SBI में जमा, ये भी हमारे लोकल लोगों का जमा होता है भाई, हम लोग जो होते हैं ना वो जमा करते हैं SBI में। बैंक की संपत्ति, तो एग्जिम बैंक की संपत्ति जो भी है वो हमारे इंडिया की है, तो ये भी नहीं आता। सो द ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, कि फॉरेन करेंसी एंड गोल्ड विद RBI जो होता है वो आपके विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन करेंसी रिजर्व का मेन कंपोनेंट है, मुख्य घटक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप शुड बी बेनिफिशियरी इन करेक्टिंग डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। भुगतान संतुलन के असंतुलन को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम लाभकारी होना चाहिए। ओवर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी यानी कि मुद्रा का अत्यधिक मूल्यांकन, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी यानी कि मुद्रा का अवमूल्यन, डिमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी यानी कि मुद्रा का विमुद्रीकरण, इसको तो हम सब लोग जानते हैं, और ऑप्शन डी है नो मॉनेटरी चेंज यानी कि कोई मौद्रिक परिवर्तन नहीं। सो भुगतान संतुलन के असंतुलन को ठीक करने के लिए, मतलब मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डिसइक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है, तो उसको ठीक करने के लिए कौन सा कदम उठाऊंगा जो लाभकारी होगा। सो द ऑप्शन बी डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी यानी कि मुद्रा का अवमूल्यन कर दीजिए। मतलब 1000 के जैसे हमारे यहाँ हो रहा है कि पहले 1 रुपए की वैल्यू जो थी वो $1 के बराबर थी, और हमने डिवैल्यूएशन करते 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 आज उसको 80-82 रुपए के करीब पहुंचा दिया है, ठीक है। हाल ही के जो 10 साल रहे हैं उसमें तो हर साल 1-1.5 रुपए के हिसाब से हमारे कम हुए हैं। अब पता नहीं अभी कितने हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको पता हो तो, कि आज $1 की वैल्यू जो है वो कितने रुपए में आती है हमारी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, हेडक्वार्टर्स ऑफ IMF इज सिचुएटेड इन। IMF का जो हेडक्वार्टर मुख्यालय है
वो कहाँ पे है। तो ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो हमने 11th में भी पढ़ा है, और जितने भी हम तैयारी करते हैं गवर्नमेंट की, ये कॉमर्स का क्वेश्चन है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। इट इज नथिंग बट जीके। और जीके वाले क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे कि आपका कॉमर्स वाला जो साइड है वो कितना स्ट्रांग है, आप मुझे दिखाइए। सो द ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी मनीला एंड ऑप्शन डी वॉशिंगटन डीसी। अब इस क्वेश्चन में भी एक और क्वेश्चन आता है कि सॉरी, दो और क्वेश्चन है कि जिनेवा में किसका मुख्यालय और है, ठीक है, जिनेवा में किसका मुख्यालय है और मनीला में किसका मुख्यालय है। तो ये और डीसी में, तो चलिए ठीक है, मैं आंसर बता देता हूं। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये मनीला में किसका मुख्यालय है और जिनेवा में किसका मुख्यालय है और पेरिस में किसका मुख्यालय है, ये आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। तो सर क्वेश्चन तो आप बताए नहीं, मुख्यालय की बात कर रहे हो, तो ये ऐसा नहीं है, आपको पता होगा तो आप बताएंगे, ठीक है। कई बार ऑप्शंस आपके पास होते हैं लेकिन जो एक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो छुपे हुए होते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है ना। वो लोग भी कहाँ से क्वेश्चन लेके आएंगे, यहीं से क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ। पहले लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और मैं मेहनत करने से कोई डर नहीं है मुझे, लेकिन आपका जो इन्वॉल्वमेंट है ना वो मुझे बहुत चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई पढ़ता है। साक्षी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे सारे वीडियोस को अच्छे से देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, रिप्लाई करते हैं। मैं सही में बोलना चाहूँगा कि आप जिस तरह से तैयारी कर रही हैं और जिस तरह से आप रिस्पॉन्स करती हैं, उससे आपकी तैयारी दिखती है। तो थैंक यू फॉर द सेम एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। और ये हमारा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन की स्थापना किसके प्रचार प्रसार के लिए की गई थी। पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक क्षेत्र के लिए, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट यानी निजी क्षेत्र का निवेश करने के लिए, फाइनेंसिंग ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट सरकारी परियोजनाओं का वित्तीय पोषण करने के लिए, ज्वाइंट सेक्टर प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी संयुक्त क्षेत्र परियोजना निवेश। अब ये ज्वाइंट सेक्टर क्या होता है ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। सरकारी परियोजनाओं का वित्तीय पोषण यानी कि जो सरकारी योजनाएं होती है उनको फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन की स्थापना हुई थी, ठीक है। ज्वाइंट सेक्टर प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है आप मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 86, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या होता है। इसका आंसर भी आप लोग ही करेंगे क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो क्लास 12th में हमने पढ़ा है। क्लास 12th में जब हम कंपनीज का अकाउंट पढ़ते हैं तो उसमें शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पढ़ते हैं। उसमें उसमें मैं आंसर बताने के बहुत करीब होता हूँ और फिर याद आता है कि ये तो क्वेश्चन मैंने आपसे किया हुआ है। सो ऑप्शन ए पर्सनल अकाउंट है, ऑप्शन बी नॉमिनल अकाउंट है, ऑप्शन सी रियल अकाउंट है और ऑप्शन डी इम्पर्सनल अकाउंट है। सो द ऑप्शन सॉरी, so it is the question for you and comment below for the same, okay। क्वेश्चन नंबर, अरे यार इसका तो मैंने आंसर कर दिया था, सॉरी पर्सनल अकाउंट है ये। चलिए ठीक है, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, विच डॉक्यूमेंट इज नॉट कंसिडर्ड इन केवाईसी नॉर्म्स। कौन सा दस्तावेज केवाईसी मानदंडों में नहीं माना जाता है। तो देखिए, अगर आप बैंक में जाते हैं और केवाईसी करवाते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस चल जाता है, पैन कार्ड तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, और पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो होता है वो ईपीएफ जो आपके होते हैं, है ना, प्रोविडेंट फंड, और जो पेंशन फंड, और जो आपके ग्रेजुइटी का जो डॉक्यूमेंट होता है, ये सारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट ही होते हैं। तो यहाँ से भी आप अपने आप को वेरीफाई करवा सकते हैं कि मैं वो ही आदमी हूँ जिसकी आप बात कर रहे हैं। लेकिन जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ना, यहाँ पे ये नहीं चलता। सो द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, बिल ऑफ एक्सचेंज, कि ये जो है बिल ऑफ एक्सचेंज वो केवाईसी मानदंडों में नहीं माना जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 88, स्टाफ फंक्शन वो है जो, स्टाफ फंक्शन आर दोज विच डू नॉट हैव डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अकम्प्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने की सीधी जिम्मेदारी नहीं लेता है। आर सेकेंडरी इन कैरेक्टर, चरित्र में गौण है, सेकेंडरी है। आर ऑफ एडवाइजरी कैरेक्टर, सलाहकारी स्वभाव के होते हैं, मतलब बोल दो भैया और निकल लो।
all are the correct. So option D will be correct answer. All of these correct. Okay. कि ये जो स्टाफ फंक्शन जो है यानी स्टाफ का काम है ना, वो कौन कौन सा है, तो देख लीजिए। सेकेंडरी काम होता है। एच फेओल इसका इनका नाम पूरा क्या है, हेनरी फेओल। हेनरी फेओल जो है उन्होंने प्रोपाउंड किया था प्रिंसिपल, तो कितने प्रिंसिपल को प्रोपाउंड किया था, यानी कितने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था, ये क्वेश्चन तो आपके लिए है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके लिए है, कितने प्रिंसिपल उन्होंने प्रतिपादित किए थे। क्वेश्चन नंबर 90 है शॉप मैनेजमेंट। ये आपने पढ़ा होगा, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये क्लास 12 का क्वेश्चन है। क्लास 12 मैं लिख देता हूं, हालांकि मेरे पास स्टाइलस नहीं है। क्लास 12 है, बुक पब्लिश की थी इन ईयर 9। ये भी अगर आप देखेंगे शॉप मैनेजमेंट का 1903, आपको कुछ ना कुछ याद आना चाहिए। अब एच फेओल यानी हेनरी फेओल एक ऑप्शन है, विलियम एम फॉक्स एक ऑप्शन है, एफ.डब्ल्यू. टेलर एक ऑप्शन है, एच साइमन एक ऑप्शन है। आई एम गोइंग टू टेलिंग यू द करेक्ट आंसर, एंड द करेक्ट आंसर इज एफ.डब्ल्यू. टेलर। और इन्होंने शॉप मैनेजमेंट की किताब लिखी थी, उसी में इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के कुछ पोर्शन लिखे हुए थे। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है आज का 20 क्वेश्चन। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। और जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, आई होप कोई ना कोई तो ऐसा बंदा होगा या बंदी होगी जो पढ़ रही होगी या पढ़ रहा होगा और मुझे आंसर करेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, और तैयारी करते रहिए, आज नहीं तो कल ये काम जरूर आएगी। चलिए, थैंक यू।